सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल काशी में, कहा कॉरिडोर की आड़ में विश्वनाथ जी व अन्नपूर्णा जी के बीच कर दिया गया है बंटवारा। दृश्य कला संकाय बीएचयू में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करते हुए 75 मीटर के कैनवास पर बनाई जा रही पेंटिंग। श्री काशी विश्वनाथ धाम की तैयारियां अंतिम चरण में, 10 दिसंबर तक काम हो जाएगा पूरा। और देवा केंद्र के कमक्षा स्थित प्रांगण में 10 प्रबुद्ध दिव्यांग जनों को उनकी उपलब्धियों के लिए किया गया सम्मानित। और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने काशी में बाबा काशी विश्वनाथ धाम में हाजिरी लगाई। उन्होंने कहा कि भाजपा विश्वनाथ धाम की आड़ में विश्वनाथ जी व माता अन्नपूर्णा के बीच बंटवारा कर रही है। काशी की परंपरा रही है कि जो भी बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में आता है वह मां अन्नपूर्णेश्वरी के आंचल के छांव में जरूर जाता है। लेकिन भाजपा सरकार ने विश्वनाथ धाम का निर्माण करके बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णेश्वरी के बीच बंटवारा कर दिया है। यह बातें मंगलवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। कहा कि अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी बहुत द्रवित हैं। उन्होंने मुझे बताया कि कॉरिडोर निर्माण के समय कहा गया था कि मां अन्नपूर्णेश्वरी के धाम में आने के लिए एक भव्य द्वार का निर्माण किया जाएगा। अब वर्तमान में 3 फीट का एक गलियारा छोड़ा गया है। अब जो नए श्रद्धालु बाबा के दर्शन को आएंगे उनको मां अन्नपूर्णा का दर्शन करने में कठिनाई होगी। भाजपा सरकार का लक्ष्य है कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी करनी है। हकीकत यह है कि प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों को डीएपी खाद नहीं उपलब्ध करा पा रही है। कांग्रेस इन सभी मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में शामिल कर रही है। प्रदेश में यदि कांग्रेस सत्ता पर काबिज हुई तो बिजली का बिल आधा, किसानों को धान का समर्थन मूल्य 1950 रुपये प्रति क्विंटल और गेहूं का मूल्य 2200 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाएगा। रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 रुपये प्रति किलो गोबर खरीदना शुरू किया है, जिससे हम बिजली और खाद बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट से हम बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में संगठन मजबूत हो रहा है। इसका अच्छा परिणाम विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। काशी के विकास के मुद्दों पर उन्होंने कहा कि विकास देखना है तो यहाँ के गलियों में देखें। कोई भी काम जो लगा गया है, लेकिन गलियों की स्थिति क्या है? सर, मस्जिद का रंग गेरुआ कर दिया गया। रोड के ऊपर आप चमका दिए, लेकिन स्थिति क्या है गलियों में? यह खराब। आप जो एसटीपी है वो दिन में बंद रहता है, रात में आप जाओ तो गंगा जी पहले आते थे, जाते ही हवाएं जगती थी। लेकिन आज जो परिसर बना दिया है, जो मॉल बना दिया है, जो दुकानें खुलेगी और जहाँ गेस्ट हाउस बना है, तो वो श्रद्धा का जो भाव है उस परिसर में पहुंचने के बाद नहीं होता। मंदिर में जाएंगे तो निश्चित रूप से भाव आ ही जाएगा, लेकिन उसको छेड़ने भी जाते थे एक अलग वातावरण का। अब वो समाप्त। इसके पूर्व श्री बघेल ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई, जहां कांग्रेस जनों ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री द्वारा काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण हेतु तैयारियां जोरों पर हैं, जिसमें रंग रोगन के कार्य में मस्जिद को भी गेरुए रंग से रंगने की प्रक्रिया ने वीडीए की मुश्किलें बढ़ा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण हेतु वाराणसी आने का 13 दिसंबर को कार्यक्रम है। इस लोकार्पण कार्यक्रम के मद्देनजर तैयारियां जोरों पर है। चारों तरफ रंग रोगन करने का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। इसी क्रम में मैदागिन से चौक होते हुए गदौलिया तक हर एक भवन को गेरुआ रंग से रंगने की वाराणसी विकास प्राधिकरण की कवायद ने एक विवाद को जन्म दे दिया और बुलानाला स्थित मस्जिद को भी गेरुआ रंग से रंग दिया गया। बताते चले कि सोमवार की रात रंगी गई इस मस्जिद के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण ने किसी भी प्रकार की कोई भी अनुमति मस्जिद कमेटी से नहीं ली, जिसके बाद इस प्रकरण को लेकर के वीडीए को विरोध का सामना करना पड़ा। तो आज सुबह से ही इस मस्जिद को सफेद रंग में वापस रंगने की कवायद शुरू हो गई है। हालांकि प्राधिकरण के सचिव सुनील वर्मा ने कहा है कि हमारे पास कोई भी लिखित आपत्ति नहीं आई है और हमारा उद्देश्य किसी धार्मिक भावना को आहत करना नहीं है।
हम जो जैसा था वैसा ही करा रहे हैं। मस्जिद को भगवा या गेरुआ रंग से नहीं रंगा गया है, सिर्फ मैदागिन से गदौलिया तक जो नॉर्मल कलर सभी भवनों पर किया गया है वही करा दिया गया था। तो ये था कि ना हमसे पूछा गया, ना हमें कोई, और रात में करने की क्या जरूरत थी। अगर कोई काम करना ही है दिन में करते, पूछ लेते क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, तो मामला हल हो जाता। तो प्रशासन तो कह रहा है गेरुआ रंग है ही नहीं। प्रशासन के कहने से हम नहीं मानेंगे, ये डिक्टेटरशिप ही और है। मतलब मान रहे गेरुआ है, मैसेज वही गया, मैसेज वही गया। अब क्या हो रहा है? अब वाइट हो रहा है, अच्छी चीज़ है, प्रशासन मान गया ताकि क्या नाम कोई विवाद ना हो पाए। ये गंगा जमुनी तहजीब है, गंगा जमुनी तहजीब में सब लोग आपस में भाई भाई मिल के क्या नाम रहे। स्वच्छ काशी सुंदर काशी पिछली सरकार ने भी नारा दिया था, लेकिन जो है आज ये हकीकत में जो है सामने आया है कि सुंदर भी दिख रही है, स्वच्छ भी है काशी। और रही जहाँ तक मस्जिद की बात, तो है वो कलर पूरा एक कलर में सबका हुआ, किसी के धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। लेकिन अगर किसी को आपत्ति हुई है तो सरकार ने जो है उस चीज़ को जो है उसमें संज्ञान में लेते हुए उसको वापस जो है उसी कलर में कराने का किया, जो सफ़ेद कलर जिसका उनका डिमांड किया था। और इसमें किसी भी प्रकार का कोई राजनीति नहीं हुई है और सबका साथ सबका विकास जो है ये उनकी जो भावना है उसी के अनुरूप ये कार्य हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया जा रहा है। इस अवसर पर काशी विश्वनाथ धाम की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया जा रहा है। इस अवसर पर काशी विश्वनाथ धाम की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। उद्घाटन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई धर्माचार्य एवं शंकराचार्य शामिल रहेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 दिसंबर को काशी में प्रवास करेंगे और 14 दिसंबर तक काशी में ही रहेंगे। मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि प्रशासन लोकार्पण की तैयारियों में जोर शोर से जुटा है। कार्य पूरा करने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर निर्धारित की गई है, जो लगभग अपने अंतिम चरण में है। काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कार्य 2 चरणों में पूरा किया जा रहा है, जिसमें मंदिर, चौक, सिटी गैलरी, म्यूजियम, हॉल, भक्तों के लिए सुविधा केंद्र व अन्य कार्य निर्माण शामिल हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम में अब कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। हम लोग लगातार इसे फिनिशिंग वर्क में लगे हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चारों तरफ से लेबर लगे हुए हैं और लगातार कार्य कर रहे हैं। पत्थर मार्बल जिसका खींचने और इसको सुंदरीकृत करने का कार्य चल रहा है और हम लोग अपना तय समय सीमा में इसको पूर्ण कराने के लिए एकदम कटिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है और क्या पूरा कार्यक्रम क्या मनाया जा रहा है? क्या हम लोग इसका पूरा, अब चूँकि मंदिर धाम पूर्णता की ओर है तो इसलिए हम लोग इसकी साफ़ सफाई और चीज़ें फिनिशिंग का कार्य चल रहे हैं, उसी के दृष्टिगत हम लोग इसकी पूरी तैयारी करा रहे हैं। तो क्या क्या कार्यक्रम आयोजित होंगे मंदिर प्रांगण में प्रधानमंत्री कार्यक्रम? अभी तो मुख्यतः हम लोग उद्घाटन के दृष्टिगत ही कार्य कर रहे हैं। बाकी आगे जैसे कार्यक्रम तय होंगे तो उनके लिए भी हम लोग सक्षम हो रहे हैं कि उन चीज़ों को कराएं। खास करके जो बिल्डिंग्स हैं उनको संचालित करने का कार्य है और परिसर के अतिरिक्त जो व्यवस्थाएं हैं, यात्री सुविधा केंद्र है और इन सब चीज़ों को, ताकि श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक इसका लाभ मिलना शुरू हो जाए। उद्घाटन के साथ ही इन सब चीज़ों को तैयार। द सेंट्रल बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव को लेकर वर्तमान अध्यक्ष अशोक कुमार उपाध्याय ने एक प्रेस वार्ता कर चुनाव प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगाते हुए चुनाव प्रक्रिया को वर्तमान बाईलाज से न कराने का आरोप लगाया। द सेंट्रल बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव को लेकर वर्तमान अध्यक्ष अशोक कुमार उपाध्याय ने एक प्रेस वार्ता कर चुनाव प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगाते हुए चुनाव प्रक्रिया को वर्तमान बाईलाज से न कराने का आरोप लगाया। अशोक कुमार उपाध्याय ने बताया कि इस चुनाव कार्यक्रम को रद्द करने की मांग के साथ एक पत्र एल्डर्स कमेटी चुनाव करवा रही कमेटी को लिखा है। यदि वो इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम विधिक कार्रवाई के लिए अपने एक्सपर्ट से संपर्क में हैं। अशोक उपाध्याय ने साफ किया है कि यह पूरी प्रक्रिया गलत है और इसे एल्डर्स कमेटी को तुरंत रद्द करना चाहिए। द सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस वाराणसी के अध्यक्ष अशोक कुमार उपाध्याय जी का पत्रकार वार्ता द सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस वाराणसी के कक्ष में संपन्न हुआ। श्री उपाध्याय ने बताया कि द सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस वाराणसी पूर्वांचल का ऐतिहासिक व गरिमामयी बार है। इसमें अधिवक्ताओं की संख्या लगभग 8000 है।
इधर बीच विगत कुछ वर्षों से कचहरी परिसर का वातावरण वकालत से इतर होकर चुनावी ज्यादा होने लगा, जिसमें नवागत अधिवक्ताओं का सदुपयोग न होकर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग होने लगा। एल्डर कमेटी को हमने जो बाइलाज प्रोवाइड कराया है उसी से चुनाव होना चाहिए, वही वैधानिक है, वही सही। और एल्डर कमेटी को अधिकार नहीं है कि वो अपने मन से पुराने बाइलाज से चुनाव कराने का कोई निर्णय ले। उन्होंने गलत किया है, इसकी घोर निंदा करता हूँ। क्या निर्णय उनका है और क्या आपकी एल्डर कमेटी ने जो बाइलाज उसको प्रोवाइड कराया गया 2021 का सेंट्रल वार का, उसको नकारते हुए उन्होंने 2017 का जो इन्फ्लक्चुअस बाइलाज है, अपूर्ण है, उससे चुनाव कराने का चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दिया है। तब मुझे ये पत्रकार वार्ता बुलानी पड़ी। हमारी मांग यही है कि जो बाइलाज कहता है, देखिए हमारी संस्था है, हम कोई गांव की खेती नहीं कर रहे हैं, बनिया की दुकान नहीं है ये 8000 वकीलों की गौरवमयी संस्था है और इस पर बैठने वाले व्यक्ति यहाँ के लोगों द्वारा चुने जाते हैं। और आप तमाशा कर रहे हो तो तमाशा नहीं होना चाहिए। बार की गरिमा को कायम रखने के लिए उन्हें चाहिए कि अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। मैंने उन्हें कल एक पत्र भिजवाया है वरिष्ठ उपाध्यक्ष महोदय से, उसके जवाब की प्रतीक्षा में हूँ। जवाब आ जाएगा, आगे की रणनीति तय की जाएगी। वैधानिक राय भी हम ले रहे हैं, विधिक पहलू पे हम चर्चा कर रहे हैं। अगर नहीं मानते हैं तो हम विधिक कार्रवाई करेंगे। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। दृश्य कला संकाय बीएचयू में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करते हुए 75 मीटर लंबे कैनवास पर 75 छात्रों द्वारा पेंटिंग बनाई जा रही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित दृश्य कला संकाय के आदिवासी कला वेदिका में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। दृश्य कला संकाय के राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राओं द्वारा स्वच्छ स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों को नमन करते हुए पेंटिंग बनाया जा रहा है। भारतीय स्वतंत्रता के गौरवशाली 75 वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव 75 स्वयंसेवक 75 मीटर कैनवास पर गौरवशाली भारत के बढ़ते कदम पेंटिंग निर्माण हो रहे हैं। इस पेंटिंग में 75 छात्रों द्वारा भारत के ऋषि काल से लेकर आधुनिक काल के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने का कार्य किया जा रहा है। पेंटिंग बनाने के बाद भारत के विभिन्न 15 स्थानों पर इसको लगाने का प्लान है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। एक्टिंग कर रहे स्वयंसेवक छात्रों ने बताया कि हम लोगों को 5 ग्रुप बनाकर पेंटिंग करने के लिए दिया गया है। सभी ग्रुप अलग अलग भारत में बीते हुए काल से लेकर आधुनिक काल को पेंटिंग के माध्यम से दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रोफेसर बाल लखेंद्र ने बताया कि छात्रों को पेंटिंग करने के लिए अलग अलग विषय दिया गया है, जो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। तो आज़ादी के 75 साल, 75 स्वयंसेवक और 75 मीटर कैनवास,
तो उसमें हम लोग स्वर्णिम भारत से शुरू कर रहे हैं कि कैसे भारत हमारा स्वर्णिम काल में था, गुरुकुल में, वैदिक काल, फिर महाभारत काल, रामायण काल, और वो जो शुरुआती दौर के भारत का दृश्य दिखाया जाएगा। और उसके बाद से दूसरा जो पीरियड है जब हमारे यहाँ आए विदेशियों का आगमन हुआ और उस पीरियड में भारत की क्या स्थिति थी। और फिर तीसरा जो सेगमेंट है वो स्वतंत्रता आंदोलन का है, जो 1947 से आरंभ होकर ये शुरू स्वतंत्रता आंदोलन का जो पूरा हिस्सा है, जो सन्यासी विद्रोह है या 1857 की क्रांति है, उसके बाद तमाम गांधी जी का आगमन और लाल बाल पाल सभी को दर्शाते हुए। और फिर चौथे सेगमेंट में हम लोग भारत की स्वतंत्रता से आरंभ कर रहे हैं 1947 से, और कैसे हमारा भारत धीरे धीरे विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। मंगलवार को जीवनदीप महाविद्यालय बड़ा लालपुर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में सचेत करते हुए कोविड प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने का आह्वान मंगलवार को जीवनदीप महाविद्यालय बड़ा लालपुर में किया गया। इस अवसर पर वाराणसी मंडल के संयुक्त निदेशक व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के डॉक्टर अंशु सिंह ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह वेरिएंट बाकी अन्य की तुलना में अधिक घातक है। ऐसे में मास्क, सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अधिक से अधिक करने की जरूरत है। इस अवसर पर डॉक्टर अंशु सिंह का जन्मदिन भी प्रवक्ताओं, गैर शिक्षण कर्मचारियों और जीवनदीप महाविद्यालय की प्रबंध समिति के सदस्यों द्वारा धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का संचालन अलका सिंह द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य रूप से शैलेश त्रिवेदी, डॉक्टर अमित कुमार सिंह, डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह, डॉक्टर राजेश कुमार यादव, डॉक्टर वीणा पांडे, डॉक्टर दल श्रृंगार प्रजापति व अन्य छात्र एवं कर्मचारी मौजूद रहे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें 257 ग्राहकों में 34.33 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी के तत्वाधान में ग्राम भट्टी लोहता में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्राधीन सभी शाखाओं ने प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय कार्यालय से मुख्य अतिथि महाप्रबंधक श्री नमिता राय शर्मा, विशिष्ट अतिथि विधायक रोहनिया सुरेंद्र नारायण सिंह, अग्रणी जिला प्रबंधक प्रवीण कुमार झा, क्षेत्रीय प्रबंधक अनिल कुमार, मुख्य प्रबंधक दिनेश सिन्हा इत्यादि उपस्थित रहे। सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रबंधक अनिल कुमार ने सभी अतिथियों और ग्राहकों का स्वागत करते हुए बताया कि भारत सरकार की सभी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हमेशा तत्पर रहा है। उन्होंने बताया कि बैंक द्वारा ऋण सुविधा की जानकारी एवं आवेदन हेतु मिस्ड कॉल 9223901111 की सुविधा जारी की है, जिसमें ऋण के लिए इच्छुक ग्राहक मिस्ड कॉल के द्वारा ऋण आवेदन जानकारी ले सकते हैं। अग्रणी जिला प्रबंधक प्रवीण कुमार झा ने भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं के बारे में बताते हुए सभी को इसका लाभ उठाने को कहा। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि विधायक रोहनिया सुरेंद्र नारायण सिंह ने अपने उद्बोधन में बैंक द्वारा आयोजित क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम की सराहना करते हुए बताया कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति उठाए। समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की विविध योजनाओं का लाभ बैंकों द्वारा पहुंचाया जा रहा है, जिससे सभी का विकास हो सके। इस समारोह के मुख्य अतिथि नमिता राय शर्मा महाप्रबंधक ने बताया कि बैंक द्वारा ग्राहकों की आवश्यकता को देखते हुए ऋण योजनाएं बनाई गई हैं। उन्होंने विशेषतः नारी सशक्तिकरण के लिए चलाई गई योजनाओं के बारे में बताते हुए इसका लाभ लेने के लिए कहा। बैंक द्वारा वित्तीय सेवा लिया गया चुनकर एवं समूह द्वारा लगाई गई स्टॉल का अवलोकन मुख्य अतिथि महाप्रबंधक नमिता राय शर्मा, विशिष्ट अतिथि विधायक रोहनिया सुरेंद्र नारायण सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में चेक वितरण एवं स्वीकृति पत्र प्रदान कर मुख्य प्रबंधक दिनेश कुमार सिन्हा ने कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पे ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है केंद्र सरकार के दिशानुसार, और इसके अंतर्गत 21 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक पूरे देश भर में सेंट्रल बैंक की ओर से जगह जगह ये आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है, जहाँ पे केंद्रीय कार्यालय से भी जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एमडी सहभागिता कर रहे हैं। जनपदों में हम जा रहे हैं, वहाँ पे ये क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें रिटेल, एग्रीकल्चर, एमएसएमई इन क्षेत्रों में हम लोन दे रहे हैं। बैंक के पास हर तरह के तबके के लिए स्कीमें हैं, जन जन तक हम ये अपनी स्कीम पहुंचा रहे हैं और उनको वहाँ पे लोन दे करके लाभान्वित कर रहे हैं।
अभी हमने ग्राहकों की सुविधा के लिए मिस्ड कॉल फैसिलिटी शुरू की है, जिससे ग्राहकों को परेशानी ना हो, और इसमें वो मिस्ड कॉल करके हमारी लोन की स्कीम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, डिपॉजिट की स्कीम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और उसके बाद उनको जो भी उनकी ज़रूरत है उसको पूरा करें। विश्व दिव्यांग दिवस के सप्ताहव्यापी कार्यक्रमों के अंतर्गत मंगलवार को दिव्यांगजनों के सम्मान समारोह देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर एवं पुष्पा खन्ना मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में देवा केंद्र के कमक्षा स्थित प्रांगण में आयोजित किया गया। विश्व दिव्यांग दिवस के सप्ताह व्यापी कार्यक्रमों के अंतर्गत आज मंगलवार को दिव्यांगजनों के सम्मान समारोह देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर एवं पुष्पा खन्ना मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में देवा केंद्र के कमक्षा स्थित प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य समावेशी भारत में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण था। इस कार्यक्रम के तहत वाराणसी के 10 प्रबुद्ध दिव्यांगजनों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वालों में श्री शमशेर अस्थि दिव्यांग, आयुष जी शारीरिक दिव्यांग, डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव शारीरिक दिव्यांग, जय कुमार मानसिक दिव्यांग। इस वर्ष की स्टेट अवार्डी डॉक्टर मंगला कपूर एसिड विक्टिम, संतोष पांडे पैरा ओलंपिक अस्थि दिव्यांग, विवेक शारीरिक दिव्यांग, सुबोध राय एवं आशीष शारीरिक दिव्यांग थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर उत्तम ओझा, राष्ट्रीय सलाहकार दिव्यांगजन भारत सरकार प्रकोष्ठ तथा विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संजय चौरसिया बाल रोग विशेषज्ञ एवं डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल थे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर नीरज खन्ना प्रख्यात चिकित्सक एवं समाज सेवी द्वारा किया गया तथा उपरोक्त विशिष्ट जनों को अतिथियों को पुष्पा खन्ना मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से अंग वस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया और एक स्वर से यह कहा गया कि समावेशी भारत में दिव्यांगजनों के उत्साहवर्धन एवं उनके सम्मान हेतु ऐसे कार्यक्रम किए जाने चाहिए। उसके पश्चात 3 दिसंबर को राज्य पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर सी तुलसीदास को उपस्थित अतिथियों के द्वारा अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के समापन में देवा सेंटर के सचिव श्यामलाल पटेल के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया। कार्यक्रम में करीब 300 लोगों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में दिव्यांग बच्चों के माता पिता के साथ साथ देवा केंद्र के प्रधानाचार्य रामनारायण सहित विजय, अखिलेश, प्रदीप, पूनम, मंजेश, अनुपमा, विमला, मोनिका, प्रमोद, नरेश, वीरेंद्र आदि की उपस्थिति रही। सप्ताह व्यापी देवा सेंटर के कार्यक्रमों के में आज सम्मान दिवस समारोह था। मतलब जितने भी वाराणसी के मूर्धन्य दिव्यांग हैं जो अपने क्षेत्रों में आगे बढ़े हैं उनका सम्मान था और उस सम्मान की श्रृंखला में हम लोगों ने सबसे पहले तो डॉक्टर मंगला कपूर, जिनको कि स्टेट अवार्ड से भी नवाजा गया है, उनका सम्मान किया। उसके अलावा आंजनेय जी का, डॉक्टर आनंद का जो केंद्रीय विद्यालय में टीचर हैं उनका सम्मान किया। इसके अलावा 2 क्रिकेटर्स का जिसमें संतोष पांडे और आशीष थे उनका सम्मान किया, शमशेर उनका सम्मान किया और शिखा कपूर नाम की एक छोटी सी महिला थी उनका सम्मान किया। इस तरीके से मुख्य रूप से हमारा विषय ये था कि आज इस समावेशी भारत में जब तक हम इनको सम्मानीय दृष्टि से नहीं देखते और इनको मुख्य धारा से नहीं जोड़ते, हमारे मूल्यों में परिवर्तन नहीं करते, तब तक हम एक समावेशित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। इसी कल्पना में आज पुष्पा खन्ना मेमोरियल ट्रस्ट एवं देवा सेंटर दोनों ने आपस में मिल करके इस सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर उत्तम ओझा जी थे और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संजय चौरसिया जी थे, जो यहाँ आए और उन्होंने अपने सम्मानजनक भाषण में कहा कि इन लोगों से धारा में जुड़ना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। लाइव सच के साथ।